नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube मंच पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी पॉलिटिकल घटना बताने जा रहे हैं जिसके बारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं और यदि इन चर्चाओं पर यकीन करें तो इंडिया गठबंधन में अब तक संयोजक का फैसला नहीं हुआ, अब तक कोई साझा रैली नहीं हो पाई। तो इन सब के पीछे मूल मुद्दा क्या है, विवाद कई स्तरों पे कहां से खड़े हो रहे हैं, इन सारी चीजों को लेकर जो जानकारी हम तक छन कर आ रही है, जो जानकारी अलग अलग सूत्रों के हवाले से मिली है, यदि उस पर हम यकीन करें, यदि उनको हम सच माने, तो जो तस्वीर उभरती हुई दिख रही है उसके पीछे जो असली वजह है उस वजह का हम खुलासा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में संयोजक का फैसला इस वजह से नहीं हो पाया कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी दोनों लोगों के बीच संयोजक पद को लेकर एक अलग तरह की बातें सामने आ रही है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए ऐसी खबरें हमें मिली है कि इंडिया गठबंधन के कई सारे दल, चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, लेफ्ट फ्रंट यानी सीताराम येचुरी की सीपीएम हो, या फिर कुछ दूसरे दल हो, मसलन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ये सारी पार्टियां चाहती थी कि नीतीश कुमार संयोजक का पद संभाल ले, इंडिया गठबंधन में संयोजक की भूमिका वो ले ले। कांग्रेस पार्टी भी कमोबेश सबकी राय को देखते हुए, चाहे भारी मन से या आधे मन से ही सही, जिस मन से सही, कांग्रेस पार्टी की भी इस मुद्दे पर सहमत होती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी ने संयोजक के पद को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पाले में जाने में अपनी तरफ से अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को ऊपर रखते हुए नीतीश कुमार का रास्ता ब्लॉक करने का काम किया। अब ममता बनर्जी खुद संयोजक बनना चाहती हैं, ऐसी चर्चाएं भी हैं और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी संयोजक इसलिए बनना चाहती हैं क्योंकि पोस्ट पोल सिनेरियो में, लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों में सरकार का नेतृत्व दिल्ली में कौन करे, ऐसा उनको लगता है कि जो संयोजक का पद संभालेगा दिल्ली में प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की उसकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। यानी ममता बनर्जी ने अपनी दिल्ली की बिसात को मद्देनजर रखते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपनी चालें, अपने प्यादों को अभी से फिट करने की रणनीति के तहत संयोजक पद के लिए अपनी इच्छा जताई। ये अलग बात है कि जिस गठबंधन में सीपीएम होगी और जिस गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस होगी, यानी ममता बनर्जी और लेफ्ट फ्रंट जब दोनों एक लार्जर कोalition का, एक व्यापक गठबंधन का हिस्सा होंगे, तो ना तो ममता बनर्जी लेफ्ट फ्रंट के किसी नेता को आगे आने देंगी और न ही लेफ्ट फ्रंट ममता बनर्जी को आगे आने देगा। ये बात एकदम राइटिंग ऑन द वॉल की तरह एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। लेकिन जब नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे थे, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के मामले में काफी हद तक सहमति दिखाई दे रही थी, तो ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार का रास्ता रोका। तो सवाल यही उठता है कि क्या नीतीश कुमार का रास्ता सिर्फ ममता बनर्जी के रोकने की वजह से ही रुक गया? निश्चित तौर पर किसी एक दल की वजह से रास्ता रुक जाएगा ऐसा नहीं माना जा सकता। लेकिन इस मुद्दे पर आने के पहले इसी मुद्दे के साथ जुड़ा हुआ एक दूसरा मुद्दा है और ममता बनर्जी की जो भूमिका है उस दूसरे मुद्दे के साथ कैसे कहीं ना कहीं टकराते हुए दिखी है। जरा इस मुद्दे पर आते हैं, तब आसानी से समझ में आ जाएगा कि ममता बनर्जी आखिर क्यों नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के प्रति बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं दिखाई दे रही है। जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस, ये पुरानी मांग है। जनता दल परिवार से जो भी पार्टियां आई हैं उनकी पुरानी मांग है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे जयंत चौधरी की आरएलडी हो, चाहे एचडी देवेगौड़ा की पार्टी हो, और अब तो बीजू जनता दल ने भी कास्ट सेंसस का समर्थन किया है, उड़ीसा में जाति जनगणना कराने की बातें कही है। तो जो जनता परिवार की, जो समाजवादी धारा की पार्टियां रही है, उनका एक पुराना एजेंडा है कास्ट सेंसस। उस मुद्दे के ऊपर इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक के बाद एक सब कमेटी बनी। जो खबरें मिली उसके मुताबिक उस सब कमेटी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चेयर कर रहे थे।
उस कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह थे। लेकिन जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने एक दल के तौर पर कदम बढ़ाना तो उचित समझा। इंडिया गठबंधन के तौर पर इंडिया गठबंधन जाति जनगणना को लेकर कि कोई एक कंसेंसस पर सामने आए, ये नहीं हो पाया और मामला वहीं का वहीं रह गया। और जाति जनगणना पर मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा विरोध किसी दल का है तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का है। और तृणमूल कांग्रेस के विरोध की अपनी वजह है, अपने राज्य की सियासत है, पश्चिम बंगाल की जमीनी वास्तविकता है। पश्चिम बंगाल में सभी जानते हैं कि जो भद्रलोक है, जिसका एक मोटे तौर पर कहें तो उस भद्रलोक का एक बहुत बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा कह सकते हैं, वो सवर्ण जातियों से आता है, जनरल कैटेगरी से आता है। पश्चिम बंगाल में दलित वर्ग काफी हद तक ममता बनर्जी के साथ है। अल्पसंख्यक वर्ग जो पश्चिम बंगाल की कुल आबादी का 1/3 के करीब है, वो ममता बनर्जी के साथ है। आदिवासियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा कभी ममता बनर्जी के साथ, कभी लेफ्ट के साथ, तो कभी पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के साथ भी दिखाई दिया था। वो भी इधर उधर स्विच करता रहता है। दलित वर्ग के बीच जाति जनगणना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, आदिवासी वर्ग के बीच जाति जनगणना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब भी 10 साल पर सेंसस होता है यानी जनगणना होती है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनकी गिनती अलग से हो ही जाती है। लिहाजा उनके लिए कोई वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा दरअसल ये मूल रूप से ओबीसी के लिए है। और ममता बनर्जी की राजनीति अल्पसंख्यक, भद्रलोक और दलितों के एक हिस्से के सहारे काफी स्मूथली चल रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में ममता बनर्जी को लगता है कि जाति जनगणना होगी तो अलग अलग कास्ट एस्पिरेशंस, जातीय महत्वाकांक्षाएं, जातीय नेताओं की अहमियत वो बढ़ती जाएगी। फिर उसको अपने तरीके से तुष्ट करने की कोशिश करनी होगी और उस तुष्टिकरण की प्रक्रिया में सियासत कमजोर भी पड़ सकती है। सियासत की कोई नई धारा भी बंगाल से निकल सकती है। बंगाल भी किसी जनता परिवार की पार्टी के उभरने का एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो इस वजह से ममता बनर्जी जो जैसे चल रहा है, जिस सेटअप में चल रहा है, उसे चलने दिया जाए, इस पर यकीन करती हैं। और ममता बनर्जी एक बड़ी अलायंस पार्टनर है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और एक दौर में 2014 में ममता बनर्जी ने 34 लोकसभा सीटें जीती थी। और आज भी जो परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, 2024 के बाद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के बाद कोई सबसे बड़ा राजनीतिक दल उभर कर सामने आ सकता है तो तृणमूल कांग्रेस हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस और डीएमके के बीच ही डिसाइड होगा कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन होगी इंडिया गठबंधन की। और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनने के बाद परिस्थितियां अपने ढंग से बदलती हैं। सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी को वहां पर किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। जैसे बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, तमिलनाडु की पार्टियां अलग है, उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों को मिलाकर इंडिया गठबंधन है, जिसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कहते हैं, एमवीए। तो सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन के जो कंस्टिट्यूएंट है, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, क्या वो प्रत्यक्ष अलायंस होगा या कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस होगा, इस बात को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। और किसी भी राजनीतिक दल में ये क्षमता अभी दिखाई नहीं दे रही है कि वो ममता बनर्जी की पार्टी के बराबर, कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन में कोई ऐसी पार्टी दिखती नहीं है जो ममता बनर्जी की पार्टी से ज्यादा सीटें ले पाने में सक्षम हो। लेकिन सीटों के आधार पर यदि प्रधानमंत्री पद तय होना होता तो चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही मल्लिकार्जुन खड़गे अथवा राहुल गांधी के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो जाता? क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के नेता पर ही सारे लोग सहमत हो जाते? तो सवाल दरअसल यही है कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद की स्वाभाविक दावेदार तभी हो सकती है जब वो 125-30 लोकसभा सीटें अपने बूते लेके आए, फिर उसको सारे लोग जो दूसरे दल है इंडिया गठबंधन के स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी को नेता मान लेंगे, कहीं कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन ये आंकड़ा यदि 100 के आसपास या कहीं 2 अंकों में ही कांग्रेस पार्टी का सिमटता है तो फिर सारे दल, इंडिया गठबंधन के सारे दल कांग्रेस के नेता को ही प्रधानमंत्री मानेंगे, इस बात को लेकर भी
तमाम तरह की चर्चाएं हैं। स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की सूरत हो तब किसी तरह का विवाद नहीं होता। 2004 में कांग्रेस को 145 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 138 सीटें मिली, यानी महज 7 सीटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। लिहाजा उसके नेता को प्रधानमंत्री मानने में किसी को कोई गुरेज नहीं हुई। मनमोहन सिंह को सबने स्वीकार कर लिया। आज वो स्थिति नहीं है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, भले ही बहुमत से वो 100 सीटें दूर रहे या 120 सीट दूर रहे या 90 सीट दूर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। इस बात पर इंडिया गठबंधन के लोगों को भी संभवतः कोई शको शुबा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब कांग्रेस पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी होगी तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कभी भी गठबंधन के नेता के तौर पर, एक सर्वसम्मत चेहरे के तौर पर अपनी पसंद कभी नहीं थोप सकती। कभी वो पार्टी थोपने की स्थिति में नहीं आ सकती कि सर्वसम्मत पसंद कांग्रेस का ही कोई नेता बने, क्योंकि उससे गठबंधन तिनका तिनका होकर बिखर सकता है। और उस परिस्थितियों में ममता बनर्जी अपनी चाल चल रही है, लेकिन परिस्थितियां अलग हैं। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार अब सिर्फ बिहार के नेता नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ कर्नाटक के नेता नहीं है, राहुल गांधी सिर्फ 10 जनपद के भीतर एक परिवार के नेता नहीं है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है। राहुल गांधी ने इस देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक छोटा ही सही एक नैरेटिव तैयार करने में जरूर कामयाबी हासिल की है। लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि भारतीय जनता पार्टी की दिली इच्छा है कि लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाए, और उस परिस्थिति में स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी को एक चुनावी फायदा होगा, क्योंकि अब गांधी परिवार के नाम पर वोट नहीं मिलते। राहुल गांधी किसी ओबीसी चेतना का प्रतिनिधित्व नहीं करते। राहुल गांधी किसी ब्राह्मण, ठाकुर या जाट जैसी जनरल कैटेगरी से आने वाली मजबूत या दमदार जातियों के प्रतिनिधि के तौर पर सामने नहीं आते। लिहाजा राहुल गांधी के व्यक्तित्व की सीमाएं नैरेटिव तैयार करने तक तो सीमित है, सामने आकर चुनाव में नेतृत्व करने की भूमिका अभी भी संदिग्ध है। मल्लिकार्जुन खड़गे की एक भूमिका है। मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका पर किसी को कोई संदेह नहीं है कि इस देश में दलित विमर्श को पोस्ट कांसीराम एरा में फ्रंट पर लाने में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मायावती की बहुजन समाज पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा बनाने की सूरत में इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी हो जाएगी? क्या अपनी जमीन को खिसकने देने के लिए कोई भी राजनीतिक दल उसमें सहयोग करने के लिए तैयार होगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे ही वो चेहरा है जो नरेंद्र मोदी के चाय वाला नैरेटिव, नरेंद्र मोदी के मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, मैं नीची जाति से आता हूं, इस तरह के बोल बोलकर जो नरेंद्र मोदी नैरेटिव तैयार करते हैं उसको वो चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इन सब चुनौतियों से इतर जो माहौल इस देश में पिछले 10-15 दिनों में नीतीश कुमार ने खड़ा कर दिया, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार इस देश में मंडल आइडेंटिटी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर आज सामने आ गए हैं। नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े प्रतिनिधि के तौर पर आज दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के मुद्दे के साथ जिस प्रकार से ओबीसी के मुद्दे को विमर्श के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया, आज उसी का ही परिणाम है कि जाति जनगणना की घोषणा भले उस दिन नहीं हुई थी जिस दिन संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ था, लेकिन विशेष सत्र में महिला आरक्षण का मुद्दा यदि बैकफुट पर गया, ओबीसी का मुद्दा यदि फ्रंट पर आया, कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने संसद में ओबीसी के मुद्दे के साथ ताल मिलाना शुरू किया, तो उसके पीछे जो बुनियाद तैयार की थी वो नीतीश कुमार की सरकार ने कास्ट सेंसस के सहारे की थी। कास्ट सेंसस को मंजूरी देकर की थी, और संसद के विशेष सत्र के बाद तो कास्ट सेंसस का नतीजा भी बिहार में आ गया, और उस नतीजा आने के बाद दूसरे राज्यों में जो मांग तेज हुई है, होड़ लगी हुई है, ये कहने की होड़ लगी हुई है कि हम जाति जनगणना कराएंगे तो हम जाति जनगणना कराएंगे। सिवाय भारतीय जनता पार्टी के सभी राजनीतिक दल जाति जनगणना की इस बहती गंगा में अपना हाथ धोना चाहते हैं, और जब वो हाथ धोना चाहते हैं तो स्वाभाविक है जिसने इस ठहरे हुए पानी में पहला कंकड़ मारा है, उस पहले कंकड़ मारने वाले व्यक्ति को उसका क्रेडिट देने से कोई भी आदमी खुद को रोक नहीं सकता।
क्या पत्रकार, क्या राजनीतिक दल, क्या बुद्धिजीवी, क्या समाजशास्त्री, कोई नहीं रोक सकता। तो नीतीश कुमार का चेहरा आज संसद में पहुंचने वाले उनके सांसदों की सीटों की संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि दूसरे आधार पर एक बेहद मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार सीटों की संख्या के आधार पर दिल्ली में दावेदारी तय नहीं होती है, कई बार जनाधार के व्यापक होने के आधार पर दावेदारी तय नहीं होती है, क्योंकि यदि ऐसे ही दावेदारी तय होती तो 1966 में इंदिरा गांधी को तो बतौर सूचना प्रसारण मंत्री गूंगी गुड़िया का तमगा दिया गया था, लेकिन उनकी दावेदारी मोरारजी देसाई जैसे दिग्गज और सीजन पॉलिटिशियन के सामने उनकी दावेदारी सामने आई और वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंची। बाद में उन्होंने साबित भी किया अपने आप को। एसडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। तमाम जनता दल के अंदर एक से एक स्टैलवर्ड के होते हुए एसडी देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल का नाम तय हुआ। तो ये परिस्थितियां जो होती है, खुद मनमोहन सिंह की स्थितियों को देखें, किन परिस्थितियों में वो प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस के अंदर, यूपीए के अंदर दिग्गज नेताओं की भरमार थी, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनाए गए। तो जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में चुनाव के पहले ही इंडिया गठबंधन के अंदर जो गोट बिछाने की कोशिशें चल रही है, वो गोट बिछाने की कोशिशें कहां तक जाएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार संयोजक नहीं बने और उसके पीछे जो अंतःपुर की कहानियां सामने आ रही है, जिन कहानियों में से एक कहानी को मैंने सुनी हुई राजनीतिक गॉसिप को, पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा चल रही है उसको, जो उस चर्चाओं के मुताबिक जो चीजें छन कर सामने आई है, उसे आपके सामने जो मैंने साझा किया, उसका लब्बो लुआब यही है कि ममता बनर्जी को नीतीश कुमार अपने रास्ते में एक रोड़ा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी अकेले नहीं है। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी ना हां में ना ना में, यानी कांग्रेस पार्टी भी इस मामले पर चुप दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित दिखाई नहीं देती, लेकिन नीतीश कुमार के विरोध में वो खड़ी है, वो भी नहीं करना चाहती। वो कांग्रेस पर लालू यादव की बात है, लालू यादव नीतीश कुमार को संयोजक इस शर्त पर बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बिहार में तेजस्वी यादव के लिए खाली कर दी जाए। लेकिन लालू यादव इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार से यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली जाए तो लोकसभा चुनाव में जो वोटर नीतीश कुमार के साथ हैं, वो तभी तक नीतीश कुमार के साथ हैं जब तक उनके हाथ में सत्ता है, उनकी पार्टी के हाथ में सत्ता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी यदि जनता दल यूनाइटेड के हाथ से खिसक जाए तो जनता दल यूनाइटेड के वोटर का बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में चला गया, अखिलेश यादव को एमवाई का नेता बनाकर छोड़ दिया गया और एमवाई वर्सेस ऑल की लड़ाई का माहौल तैयार करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने फ्लोटिंग वोटर्स की इतनी बड़ी तादाद खड़ी कर दी, और वो फ्लोटिंग वोटर्स हिंदुत्व की लाइन पर इस कदर झूमता हुआ नजर आया कि कभी 73 लोकसभा सीटें तो कभी 64 लोकसभा सीटें, कभी 325 विधानसभा सीटें तो कभी 250 विधानसभा सीटें। इस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव तय हो रहे हैं। लालू यादव ये कभी नहीं चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर मजबूर किया जाए, लेकिन लालू यादव ये भी कभी नहीं चाहेंगे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन के टर्म्स एंड कंडीशन को डिक्टेट करने की कोशिश करें। नीतीश कुमार देश का पॉलिटिकल एजेंडा तय करते हुए दिखे, ये बात लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे। लिहाजा लालू यादव ममता बनर्जी के सुर में सुर पर्दे के पीछे से मिलाते हुए दिखे और इस वजह से इंडिया गठबंधन में अब तक संयोजक का फैसला नहीं हुआ हो, ये बात पूरी तरह से इसको नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी और लालू यादव के साथ इस मामले को अंत तक लटकाए रखने के लिए तैयार हो, इस बात को भी सिरे से नकारा नहीं जा सकता। इसको स्वीकार किए जाने के तमाम कारण हैं, क्योंकि यदि 3 बैठकें इंडिया गठबंधन की हुई, इस देश में विपक्ष लगभग खत्म हो चुका था। खासकर महाराष्ट्र की सरकार गिरने के बाद लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से बिहार में भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर सेकुलर गठबंधन के साथ आना स्वीकार किया, उसने इस देश के विपक्ष को ताकत दी। नीतीश कुमार ने पटना में पहली बैठक इंडिया गठबंधन की बुलाई, उससे इस देश में विपक्षी राजनीति को जिंदा करने का काम किया।
और नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के मुद्दे को लिए जमीन तैयार की। उसने इस देश में विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा पकड़ाया। लिहाजा विपक्ष की अब तक की सफलता में नीतीश कुमार की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी की जो राजनीतिक सीमाएं हैं, वो सीमाएं बिहार और पड़ोस के राज्यों के इक्का दुक्का सीटों, मसलन उत्तर प्रदेश में 2-3 सीटें मिल जाए, झारखंड में 1-8 सीट मिल जाए, इन सबसे ज़्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है। तो सिर्फ संख्या बल के आधार पर नीतीश कुमार को कमजोर दिखाना, इस कोशिश में कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक है कि मदद करती हुई नजर आएगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, जो कोई भी दल जो गठबंधन में बड़ा दल होगा, वो चाहेगा कि प्रधानमंत्री पद उसके पास आए, भले ही परिस्थितियां उसके अनुकूल हो या ना हो। आज राष्ट्रीय जनता दल तमाम कोई कुछ कह ले, जनता दल यूनाइटेड के 45 विधायक हैं, राजद के तकरीबन 80 विधायक हैं, लेकिन कोई कुछ भी कह ले, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर बिहार में भावना जरूर है कि मुख्यमंत्री तो हमारा होना चाहिए था। तो कोई भी राजनीतिक दल जो बड़ी पार्टी होगी, वो चाहेगी कि सरकार उसकी हो, सरकार का नेतृत्व उसका हो। तो ये परिस्थितियां चारों तरफ से इंडिया गठबंधन में है, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो 3 बैठकों के बावजूद साझा रैली अब तक हो चुकी होती। क्यों नहीं हुई साझा रैली? ना तो भोपाल रैली हुई, उसे कैंसिल किया गया। नागपुर रैली की चर्चा है, अभी तक कोई तारीखों को लेकर के असमंजस की स्थिति है। पटना में कहा जा रहा है कि जाति जनगणना की बात हुई, यहाँ एक रैली होनी चाहिए, अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। ममता बनर्जी के राज्य में रैली कब होगी पता नहीं है, और जब रैली होगी तो लेफ्ट के लोग उस रैली में मंच साझा करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर सवाल है। दिल्ली की में अगर रैली होती है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक मंच पर किस सहजता के साथ खड़े होंगे, इसको लेकर सवाल है। तो कॉन्ट्राडिक्शंस कई सारे हैं, और इस कॉन्ट्राडिक्शंस के बीच में रास्ता निकालने का किसी ने काम किया तो नीतीश कुमार और मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। और जब कॉन्ट्राडिक्शंस के बीच में रास्ता निकालने की बातें हैं तो ये बात किसी के गले नहीं उतरती कि अब तक इतने सारे फैसलों के बावजूद गठबंधन का औपचारिक मुखिया यानी संयोजक के पद का ऐलान क्यों नहीं हुआ। उसके पीछे की एक परतें जो चर्चाओं के माध्यम से हम तक पहुंची है, उसे मैंने आपके सामने आज खोलने का काम किया है। लेकिन संयोजक का फैसला नहीं होने की वजह से इंडिया गठबंधन की चुनावी संभावनाओं पर कोई बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा, फिलहाल ऐसी बात दिखाई नहीं देती। इंडिया गठबंधन ने अभी से भारतीय जनता पार्टी को इस हालात में तो जरूर खड़ा कर दिया है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से भी अपने कार्यकर्ताओं और सांसदों को यह कहा जा रहा है कि वो इंडिया को घमंडिया कहकर संबोधित करें। तो ये यूं ही नहीं है। एनडीए की याद भी आ गई है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये यूं ही नहीं है। ये सब इंडिया गठबंधन के से उस इंडिया गठबंधन के मजबूत गठबंधन से, मजबूत क्षेत्रीय दलों की जमात और कांग्रेस के एक जगह इकट्ठा होने से पैदा हुई परिस्थितियों का परिणाम है। अन्यथा कांग्रेस अकेले कई राज्यों में लड़ रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ लड़ रही है। हो सकता है तीनों में सरकार बना ले, पिछली बार भी बनाई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या हुआ था वो हम सबको पता है कि इन्हीं 3 राज्यों में 65 में 62 सीटें भाजपा को मिली थी। तो कांग्रेस पार्टी को भी इंडिया अलायंस की जरूरत है, इंडिया अलायंस को भी कांग्रेस पार्टी की जरूरत है। बिना कांग्रेस के कोई मोर्चा नहीं बन सकता, और बिना इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के भी कोई मोर्चा भाजपा के खिलाफ नहीं बन सकता। लेकिन इन सब के बीच सियासत है, मानव स्वभाव है, तो महत्वाकांक्षाओं की टकराहट जारी रहेगी। एक दल के भीतर भी होती है, भाजपा के भीतर भी है, सब दलों के भीतर है। तो जब दलों के भीतर होती है तो गठबंधन के भीतर होनी तो स्वाभाविक ही है। लेकिन देखते हैं आगे वक्त के साथ ये सियासत किस प्रकार से सबके सामने आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।